जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुआ बड़ा आतंकी हमला। आतंकवादियों ने 6 लोगों की ले ली जान। 6 में से 5 लोग गैर कश्मीरी, ये सभी लोग सुरंग के निर्माण का कर रहे थे काम। आतंकियों के इस हमले में एक डॉक्टर की गई जान। हमले से पूरे इलाके में पैदा हुआ दहशत का माहौल। मौके पर भारी पुलिस और सुरक्षा बल तैनात। जम्मू कश्मीर के डीजीपी और आईजी हमले पर मौजूद रहे। सुरक्षा बल और पुलिस कर रही आतंकियों की तलाश। इस हमले में घायल लोगों को पहुंचाया जा रहा अस्पताल, सभी का इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने घायलों से अस्पताल में मुलाकात की, सभी को हर संभव मदद का वादा किया। हमले के लिए जम्मू कश्मीर में उग्रवाद में शामिल रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली। ये फ्रंट आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा है। घाटी में हुए आतंकी हमले में फायरिंग के दौरान 2 गाड़ियों में लगी आग, दोनों गाड़ियां जलकर खाक। घटना पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा घायलों की सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं, सभी को रेफर कर रहे श्रीनगर। पीड़ितों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आम लोगों पर हुए आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री शाह ने प्रतिक्रिया दी, कहा आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे सुरक्षा बल। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी की हमले की निंदा, कहा आतंकियों को चुकानी होगी भारी कीमत। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों की हत्या को ठहराया निंदनीय, कहा हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घटना को बताया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, कहा आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमले पर सामने आई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया, मृतकों को श्रद्धांजलि। गडकरी ने हमले की निंदा की। गांदरबल के हमले पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने दी प्रतिक्रिया, कहा जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुए, इसलिए आतंकी ऐसे हमले पर दर्ज करवा रहे अपनी मौजूदगी, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। रूस में 22 और 23 अक्टूबर को आयोजित होगी ब्रिक्स समिट। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक आज बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो सकते हैं पीएम मोदी। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता। इंडो चाइना बॉर्डर के मामले पर हो सकती है चर्चा। हालांकि विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी की ब्रिक्स के सभी सदस्यों के साथ हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता। चीन के साथ बातचीत पर होंगी सभी की निगाहें। एलएसी के मामले को लेकर पहले भी पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 2 बार हो चुकी है बातचीत। 2022 में बाली में हुई G20 समिट में और दूसरी बार 2023 में साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स समिट में। जानकारी के मुताबिक एलएसी के मामले को लेकर दोनों नेताओं का रुख रहा सकारात्मक। दोनों ने सैन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर कदम उठाने की कही थी बात। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी। 6100 करीब 6100 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी। वाराणसी में आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का पीएम ने शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही। पीएम मोदी ने आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल का दौरा किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी ली। उद्घाटन समारोह को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे पीएम मोदी। जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। पीएम मोदी के संबोधन से पहले गाया गया राष्ट्रगीत वंदे मातरम। जयंती मूर्ति गाए राष्ट्रगीत सुनकर भाव विभोर दिखे पीएम मोदी। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोक शंकरम। अपार करुणा सिंधुम ज्ञानदम शांत रूपिणम श्री चंद्रशेखर गुरु माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा। जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी को पीएम मोदी ने अर्पित की भेंट। पीएम मोदी को उमा शंकर की प्रतिमा भेंट की गई। पीएम मोदी ने स्कूली छात्राओं को पहनाया चश्मा। छात्राओं से बात कर पीएम मोदी ने दुलार किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, कहा मैं इस नेत्र अस्पताल को देखकर आया हूं। आध्यात्मिक और आधुनिकता का संगम है ये हॉस्पिटल। पीएम मोदी ने कहा यहां बड़ी संख्या में गरीबों को इलाज मिलेगा। ये हॉस्पिटल यहां के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आया, अनेकों लोगों को काम मिलेगा। पीएम मोदी ने किया वाराणसी में रोड शो कर लोगों का अभिवादन। जनता ने पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। वाराणसी में पीएम मोदी ने खोला तोहफों का पिटारा। 6700 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात दी।
यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट का शुभारंभ शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन के क्षेत्रों से जुड़े परियोजनाओं की सौगात दी। वाराणसी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पीएम मोदी की विशाल जनसभा, कहा पाली प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा में मान्यता प्राप्त होना गौरव का विषय। वाराणसी में लगातार हो रहे बदलाव पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा काशी में विकास के साथ विरासत भी हो रही संरक्षित, प्रगति को देख हो रहा संतोष। परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा कांग्रेस और एसपी ने वाराणसी को विकास के लिए तरसाया, नहीं की कभी परवाह। आज बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 12 बजे होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। चुनावों को लेकर चर्चा करने के लिए कई राज्यों के नेता होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने परिवारों से अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह किया, कहा 2 या 2 से अधिक बच्चों को नगर निकाय के चुनावों में मौके मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स से बातचीत की। आज शाम 5 बजे डॉक्टर्स से मुलाकात करने के लिए बैठक बुलाई। हरियाणा में मंत्रियों को मिले उनके विभाग। सीएम सैनी ने अपने पास रखा गृह और वित्त विभाग। अनिल विज को मिला ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट। बिहार उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, बदलना पड़ सकता है तरारी सीट का उम्मीदवार। प्रत्याशी का दिल्ली की वोटिंग लिस्ट में नाम। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी। पहली सूची में 99 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस बीजेपी प्रत्याशी, वहीं कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। चिखली विधानसभा सीट से श्वेता विद्याधर महाले बीजेपी कैंडिडेट। भोकर से श्रीजया अशोक चौहान को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। जिंतूर से मेघना बोर्डकर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। फुलंबरी से अनुराधताई अतुल चौहान को बीजेपी ने मौका दिया। नासिक पश्चिम से सीमाताई महेश हिरे बीजेपी कैंडिडेट। कल्याणपुर से सुलभा कालू गायकवाड़ को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। पार्वती विधानसभा सीट से टिकट मिलने पर बोली बीजेपी नेता माधुरी मिसाल, कहा मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी और हम पार्वती विधानसभा में जीत हासिल करेंगे। मुंबई में सीट बंटवारे को लेकर सियासत तेज। उद्धव ठाकरे ने बुलाई पार्टी विधायकों की बैठक। शरद पवार से मिले आदित्य ठाकरे और अनिल परब। आज एमवीए कर सकता है सीटों का ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली कांग्रेस चुनाव समिति की आज हो सकती है बैठक। कई अहम मुद्दों पर होनी है चर्चा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एससीपी ने बैठक की। बहुत सी सीटों पर लिया गया फैसला। एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख ने जानकारी दी। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। आरजेडी के 3 और भाकपा माले से 1 उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाई। इमामगंज से रोशन कुमार मांझी को आरजेडी ने बनाया प्रत्याशी। वहीं बेलागंज से श्री विश्वनाथ कुमार सिंह को बनाया गया आरजेडी कैंडिडेट। रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह को आरजेडी ने बनाया उम्मीदवार। तरारी से राजू यादव बने भाकपा माले के प्रत्याशी। झारखंड चुनाव को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान, कहा झारखंड चुनाव में अकेले लड़ने पर करेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन। यूपी उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने सपा को दिखाए तेवर। 5 सीटों से कम मंजूर नहीं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी और खराब होने की आशंका। लोगों के लिए बढ़ेगी परेशानी। पड़ोसी राज्यों से आने वाली हवाएं अपनी साथ काफी अधिक मात्रा में ला रही पराली जलने का धुआं। आज 1% और बढ़ सकता है प्रदूषण। दिल्ली की यमुना नदी लगातार बह रहे सफेद रंग के फोम पर गरमाई सियासत। सभी दलों के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी। सीएम आतिशी ने बीजेपी के आरोपों को ठहराया डर्टी पॉलिटिक्स। बीजेपी ने पलटवार किया। अक्षमताओं का दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह यूपी से दिल्ली आने वाली बसें। कहा उनमें प्रदूषण को लेकर अनियमितताएं। सीएम आतिशी ने कहा पंजाब और दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए 2 साल से लगातार कर रहे काम। कहा हरियाणा में पराली जलाने के मामले में हुई 23% वृद्धि। सीएम आतिशी ने आगे कहा कि यूपी में 70% बढ़ी है। उन्होंने यूपी और हरियाणा में सीएनजी बसें चलाने का सुझाव दिया। आतिशी ने कहा एनसीआर में 3800 ईंटें भट्टे हैं और दिल्ली के प्रदूषण में इनका बड़ा योगदान है। दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष ने आप पर बोला हमला। कहा उन्हें अपनी सिर्फ नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना आता है। पराली की बात करना उनकी आदत है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी किया आपका घेराव। कहा मुझे लगता है दिल्ली सरकार को झूठ बोलने की आदत है।